जो नीडल्स होती है ना, पानी का जो ट्री है ना, नीडल जो बायो अकोमोडेटर होती है, मीन उसकी जो नीडल्स है ना वो मैग्नेटाइज होती हैं। हमारे पास जो यहाँ पे पाइन एवेन्यू है ना, हम उसको एज जो नीडल्स है उसको बायो अकोमोडेटर कंसीडर करते हुए एनवायरनमेंट के अंदर मीन जो डस्ट है उसके अंदर कितने मेटल्स हैं उनका हम इम्पैक्ट देखना चाहते हैं ह्यूमन्स के ऊपर। उसके लिए क्या करेंगे, हमने पाइन के जो नीडल्स है ना वो लिए हैं। पाइन नीडल उसके हमारा जो टोटल एरिया यहाँ पे पाइन एवेन्यू है ना उसका एरिया तकरीबन 4.5 किलोमीटर है। तो हमने 200 मीटर से हमने हर जो पाइन है उसके प्लांट से जो नीडल्स हैं उसको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उनको हमने सन ड्राई किया। सन ड्राई करने के बाद ओवन ड्राई किया। उसके बाद हमने उसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद हमने देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कितने मेटल्स हैं। मेटल देखेंगे इसलिए तो मैंने पहले आपको बताया कि बायो अकोमोडेटर है। जो मेटल्स इससे निकलेंगे हम उसको इनडायरेक्ट रिलेशन डेवलप करेंगे। ये ह्यूमन के साथ इनहेल हो सकती हैं, डर्मल कॉन्टैक्ट में आ सकती हैं और इंजेक्शन हो सकती हैं। उसके ह्यूमन इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हैं। वो ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, वो है कार्सिनोजेनिक और नॉन कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक और नॉन कार्सिनोजेनिक दोनों पहले से डिफाइंड है EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑफ USA ने पैरामीटर डिफाइन किए हुए हैं कि ये कॉन्टैक्ट में होगा तो कौन से पैरामीटर कंसीडर करने हैं, इंजेक्शन में होगा तो कौन से पैरामीटर करने हैं, डर्मल में होगा तो कौन से। उसके ऊपर फिर हमारे एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। उन स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ हम कंपेरिजन करना है कि कैंसर इफेक्ट है या नॉन कैंसर इफेक्ट है। अब ये है कि इन पाइन नीडल को लेने के बाद ट्रीटमेंट करने के बाद हम इसका पाउडर के बाद इसका हमने मास्क लेना है। मास्क के लिए हमने 0.5 ग्राम जो है ना हम मास्क लेंगे। 0.5 ग्राम मास्क लेने के बाद हमारे पास ये ट्यूब है, फाल्कन ट्यूब कहते हैं इसको, इसमें ले लेंगे। उसके बाद हमने अगला जो काम करना है, अब फिर अगले 2 काम है, एनवायरनमेंट को हमने प्रोटेक्ट करना है, यानी सस्टेनेबल केमिस्ट्री की तरफ जाना है। सस्टेनेबल केमिस्ट्री ये है कि वी मस्ट रन द ग्रीन केमिस्ट्री, वाइट केमिस्ट्री और ब्लू केमिस्ट्री। अब उसके प्रिंसिपल्स हैं कि आपका जो ह्यूमन बैलेंस है कितनी एनर्जी ले रहा है, आप जो इसमें डाइजेशन के लिए एक्सट्रैक्टिंग एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो कौन से यूज़ कर रहे हैं, क्या वो कंसनट्रेटेड एसिड्स हैं। कन्वेंशनल हमारे पास एसिड डाइजेशन के प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम H2SO4, HNO3, HCl और HNO3, HClO4 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, क्योंकि इस मटेरियल के अंदर ये मेटल नहीं है, ऑर्गेनिक मटेरियल भी इसके अंदर है। वो जो उसमें बाइंड किया हुआ है हमने उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो कंप्लीट डिस्ट्रॉय करने के जो क्लासिकल मेथड हमारे पास है डाइजेशन का, वो एसिड डाइजेशन है। और हाई टेम्परेचर के ऊपर, जब एसिड डाइजेशन हाई टेम्परेचर के ऊपर जाएगा तो वहाँ से डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होंगे, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। मगर नाइट्रोजन रिलेटेड गैसेस जो वो तो हैं हमारे लिए कंपेटिबल है, मगर दूसरी गैसेस कंपेटिबल नहीं है। हम ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल को देखते हैं, हम डाइल्यूट एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करेंगे। पहले हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, उसको लो क्वांटिटी में मिक्सिंग करने के बाद वोर्टेक्सिंग करेंगे। वोर्टेक्सिंग के बाद फिर हम इसकी सोनिकेशन करेंगे। जो ग्रीन केमिस्ट्री के 2 बेस्ट एसिड डाइजेशन से हटके हैं वो उसी तरह के रिजल्ट्स देते हैं, वो है अल्ट्रासोनिक असिस्टेड डाइजेशन है या माइक्रोवेव असिस्टेड डाइजेशन है। हम जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो है अल्ट्रासोनिक असिस्टेड डाइजेशन। तो 0.5 ग्राम के बाद हम इसके अंदर 0.5 मोलर HNO3 हम डालेंगे 10 ml और 5 ml हम डालेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड 10%। 5 मिनट के लिए इसकी वोर्टेक्सिंग करेंगे। उसके बाद उसको हम 10 से 15 मिनट के लिए हम उसकी अल्ट्रासोनिक करेंगे एट 60 डिग्री। उसके बाद हम इसको फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर करने के बाद फिर हम इसका एनालिसिस परफॉर्म करेंगे ICP-OES से। फिर हम इसके ऊपर ग्रीन केमिस्ट्री के रूल अप्लाई करेंगे। टू व्हाट एक्सटेंट आवर मेथड इज़ ग्रीन, यानी वो ग्रीन का हमारे पास एक प्रोफाइल है, वो नंबर्स हमें देता है कि कितनी एक्सटेंट, अगर वो ज़्यादा वैल्यू होगी यानी उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी तो मतलब होगा आपका उतना हमारा मेथड उतना ग्रीन मेथड। तो हम ग्रीन मेथड से ये डाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जो मेटल एनालिसिस होगा उसके बाद उसके जो रिज़ल्ट्स आएंगे फिर हम उसको इंटरप्रेट करेंगे और ह्यूमन इम्पैक्ट ऊपर जो उसका इम्पैक्ट कार्सिनोजेनिक, नॉन कार्सिनोजेनिक, फिर हम अपनी गाइडलाइन, अपने एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के लिए हम अपनी उसके ऊपर रिकमेंडेशन देंगे कि जो डस्ट है या जो भी है इसके अंदर किस तरह लोग जो है ना इससे अवॉइड करें या कंटेमिनेशन कैसे बच जा सकते हैं।
अब ये जो हमारे पास है जी, इसके अंदर हमने वो 10 ml नाइट्रिक एसिड और 5 ml हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाली। अब इसकी वोटेक्सिंग करनी है, तो यहाँ से हमने इसको ऑन करेंगे ये, और इसकी हम वोटेक्सिंग करेंगे। इसको हमने 5 मिनट के लिए इसकी वोटेक्सिंग करनी है। वोटेक्सिंग जब हो जाएगी हमारे 5 मिनट, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। इसको निकालने के बाद फिर हम इसको दूसरी बॉटल में डालेंगे, जहाँ पे इसकी हम सोनिकेशन करेंगे। बहुत फ़र्क है इसमें। ये देखें, वो स्टरिंग तो बहुत स्लो हो रही है, इसमें देखें कितने पार्टिकल कितने तेज़ी से मूव करके ये जा रहे हैं, इस तरह कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिक्सिंग हो रही है इसमें, और होमोजेनाइज ये उसको कर रहा है। ये है इसमें, ठीक है। लो जी, आफ्टर वोटेक्सिंग हम जो है हम इसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं। और जितने भी हमारे सैम्पल्स हैं, अब इनको सोनिकेट करेंगे 6 मिनट के लिए। हम तमाम बॉटल्स को इसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं। जी, साथ ये टेम्परेचर हम इसको ऑन करेंगे। ये हीटिंग है, 60 डिग्री तक पहुंचता है। उसके बाद हम इसको 6 मिनट के लिए करेंगे। हम इसको नॉर्मलाइज में सोनिकेट करेंगे। सोनिकेट करने के बाद फिर हम इनको निकाल लेंगे। दोबारा इस तरह रख देंगे। फिर हम जनाब इनको फ़िल्टर कर लेंगे। फिल्ट्रेशन के बाद 1 2 3 4 5 6 फ़िल्टर करने के बाद हम इनको फाल्कन ट्यूब में डाल देंगे, और इनका वॉल्यूम जो है वो 25 ml कर देंगे। उसके बाद हम इनका ICP OEC एनालिसिस करेंगे फॉर ट्रेस मेटल्स एंड हैवी मेटल्स। फिर हम इसका ह्यूमन इम्पैक्ट कैलकुलेट करेंगे कि कितना ह्यूमन इम्पैक्ट आ रहा है इन मेटल की वजह से ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, उसकी कितनी इम्प्लीकेशंस हैं। क्योंकि ये जो मेटल्स हैं जो डस्ट के अंदर है वो कॉन्टैक्ट कर रही हैं, डर्मल कॉन्टैक्ट हो रहा है, इंजेक्शन हो रही है और इनहेलेशन हो रही है। तो उसके हम इम्पैक्ट कैलकुलेट करने के बाद इनके हैज़र्ड आइडेंटिफाई करेंगे और हम फर्दर डायरेक्शन देंगे।